कल हमने लास्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो बना लिया था, उसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर अपन आगे चले। कोई डाउट नहीं है? अब देखो, हमें सबसे पहला अकाउंट जो बनाना होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट में नॉर्मली सारी चीजें जाती है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। हमें तो सिर्फ ये देखना था रिसिप्ट एंड पेमेंट में कि पैसा आया तो लिखो, अब कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया वो हम इतना सोचते नहीं थे, है ना। तो हमने कहा यहाँ पर रिवेन्यू टाइप के आइटम भी आते थे और कैपिटल टाइप के आइटम भी आते थे, सारे आइटम यहाँ पर इंक्लूड होते थे, रिवेन्यू भी आएंगे कैपिटल भी आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद में बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर अपने को बनानी होती है बैलेंस शीट। अब देखो अपने को करना क्या है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से ये दोनों चीजें बनानी है। यानी हमें सिर्फ सीधा कहां से ले जाना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वहां से ढूंढना है अगर रिवेन्यू टाइप की आइटम है, आयगत चीजें हैं कोई जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर होता है, पढ़ाया था, वो सारी चीजें कहां चली जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी कह सकता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारी रिवेन्यू आइटम्स आएंगी, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंस और रिवेन्यू इनकम, ठीक है। ऐसे खर्चे जो हर रेगुलर प्रकृति के होते हैं ना, उसको भी अपन बोलते हैं रिवेन्यू टाइप के एक्सपेंस। रेगुलर मतलब जैसे रेंट हर महीने पे करते हैं, सैलरी हर महीने पे करते हैं, ये रेगुलर एक्सपेंस होते हैं। एक तो वो होते हैं और दूसरे जिनका बेनिफिट आपको 12 महीने के अंदर अंदर होगा, वो सब रिवेन्यू टाइप के होंगे, ठीक है। और इनकम भी वो जो रेगुलर बेसिस पे आपको रिसीव होती रहती है, वो आपके लिए कौन से हो जाती है, रिवेन्यू आइटम। फिर हमने कहा कैपिटल आइटम का क्या करें, कैपिटल आइटम जो भी होंगे सारे के सारे उठ के कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में। अरे समझ में, यानी हमें देखना क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखना है, वहां से रिवेन्यू आइटम है तो इनकम एक्सपेंडिचर में डालो, और अगर कैपिटल आइटम है तो बैलेंस शीट में डालो। फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया 10,000 रुपए का, तो क्या रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? पैसा नहीं आया। पैसा तो आया, बस पैसा आया कि नहीं आया। मैं तो क्या कहता हूँ, आप पता भावुक हो जाते हो। ये अकाउंट सिर्फ ये सोचता पैसा आया या नहीं आया। पैसा आया तो यहाँ तो छाप दो। मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ, पहले मैं बात कर रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट की। मैं कह रहा हूँ लोन लिया, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पैसा आया हमारे पास में, ठीक है, रिसिप्ट हो रही है। अब बताओ लोन का रीपेमेंट किया, रिसिप्ट पेमेंट में आएगा क्या? पेमेंट किया, पैसा गया, ठीक है। एसेट्स खरीदी, आएगा? आएगा। ये एसेट्स खरीदी, लोन लिया, सब कैपिटल आइटम थे, पता है 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं। लेकिन मैंने कहा रेंट पे किया, 12 महीने के अंदर अंदर होता है, ठीक है, हर रेगुलर। क्या यहाँ आएगा? आएगा, ठीक है। सैलरी पे करी, आएगा। कमीशन रिसीव हुआ, आएगा। एसेट्स बेच दी, आएगा। यानी कि सारी चीजें रिसिप्ट पेमेंट में तो आती है, अगर हमारे यहाँ पे पैसा आ रहा है या जा रहा है तो। समझ गए? अब हम बात करेंगे, वापस मैं एग्जांपल लेता हूँ, लोन। जो मैंने एक लोन लिया था 10,000 रुपए का, ठीक है, क्या रिसिप्ट पेमेंट में आया? आया, ये तो फिक्स है। अब हमें फर्दर देखना है इसको कहां डालें, इनकम एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में। क्या ये रेवेन्यू टाइप की आइटम होती है क्या? लोन लेना लाइबिलिटी होती है, भूल गई तो जल्दी। कई बार हम क्या रेवेन्यू और कैपिटल में रह जाते हैं, लाइबिलिटी और एसेट्स तो भूल ही जाते हैं। लाइबिलिटी और एसेट्स वो सीधा कहां जाती है, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी एंड एसेट्स। और इन लाइबिलिटी एसेट्स को ही तो बोलता हूं मैं कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम का मतलब ही क्या है, जो आपके लिए एसेट्स और लाइबिलिटी है। समझ गए? तो बिजनेस की जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी जो कहां आ रखी है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, वो सीधा उठ के जाएगी बैलेंस शीट में, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट से कैपिटल आइटम जो है वो बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। अब बताओ फर्नीचर खरीदा मैंने, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आया? कहां आएगा, रिसिप्ट में कि पेमेंट में? पेमेंट में, क्योंकि हमने पेमेंट किया। अब मैंने कहा ये क्या बना आपके लिए, रेवेन्यू आइटम है कि कैपिटल? कैपिटल। कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। समझ पा रहे हो? मैंने मशीन खरीदी, रिसिप्ट पेमेंट में आएगा? आएगा, पेमेंट किया हमने। अब बताओ फर्दर ये रेवेन्यू आइटम है कि कैपिटल? कहां जाएगा सीधा? समझ पा रहे हो? तो पहले तो ये चीज क्लियर करनी हमें जरूरी है। तो वापस सुनना, इन दोनों का बेस जो होता है ना, ये कहां से बनेंगे, इसी की हेल्प लेके अपन बनाने वाले हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट देखूंगा, उसमें से सारे आइटम को एक एक करके लूंगा। हम कहेंगे कि रेवेन्यू आइटम है तो इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दो, और अगर कैपिटल आइटम है तो सीधा बैलेंस शीट में डाल दो, ठीक है। अब जब आप यहां से अमाउंट उठा के यहां लाओगे तो बीच में हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कुछ एडजस्टमेंट, जो सबसे टफ हो जाता है इस चैप्टर के लिए। सिर्फ और इस चैप्टर में एक ही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ये एडजस्टमेंट। जिस दिन आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गए तो आपको इजीली इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। समझ पा रहे हो? तो वापस बता दो मुझे, एक बार रिवीजन करवा दो कि क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में सारी चीजें आती हैं, चाहे रिवेन्यू हो या कैपिटल, ठीक है।
पेमेंट होना चाहिए या रिसिप्ट होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए। फिर मैंने कहा कि क्या वहां से हम इनकम और एक्सपेंडिचर बनाएंगे? यस, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे रेवेन्यू आइटम्स और बैलेंस शीट में जाएगी कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम मींस एसेट्स एंड लायबिलिटी। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कैपिटल आइटम क्या है सर, तो एसेट्स लायबिलिटी तो समझ में आता है, वो एसेट्स लायबिलिटी सीधा बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ खर्चे आएंगे। खर्चे भी कौन से वाले? जो 12 महीने के अंदर अंदर होते हैं। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब मैं आपको आज जो समझाने वाला हूं ना, वो समझाने वाला हूं एडजस्टमेंट। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट हम अभी सीखेंगे और कुछ एडजस्टमेंट अपन क्वेश्चंस के साथ में सीखेंगे, ज्यादा तो मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा। तो अब अपने को करना है एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट में हम कौन कौन से एडजस्टमेंट पढ़ेंगे पहले तो उसके डील करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस जिसे हम बोल सकते हैं पूर्व दत्त व्यय। ठीक है, दूसरे हमारे एक्सपेंस होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसे हम बोलते हैं अदत्त व्यय। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट आपके इस बुक में नहीं है। ये बुक मान के चल रही है आपको 11th का आता है ना, गलत मान के चल रही है, बट हम वापस आज को ट्राई कराएंगे कि 11th में आए थोड़ा। अभी आप 11th पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इनकम के भी दो तरीके की इनकम होती है। एक तो होती है एक्रूड इनकम, अभी पढ़ेंगे इनको 1 by 1 अपन क्या होता है, और दूसरी इनकम होती है अनर्ड इनकम। अनर्ड इनकम, और अनर्ड इनकम को हम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्रूड इनकम को हिंदी में बोलते हैं उपार्जित आय। उपार्जित आय, और ये होता है अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय। ठीक है, 4 एडजस्टमेंट तो हमारी ये हो गए। पांचवा एक एडजस्टमेंट होगा हमारे पास में डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास। पढ़ रखा है? लग तो रहा है सर पढ़ रखा है। 6 हमारे पास एडजस्टमेंट होगा कंजम्पशन का। हम निकालेंगे कंजम्पशन क्या होता है, उपभोग क्या होता है किसी भी वस्तु का। ठीक है, नॉर्मली आपके लगभग ये 6 तरीके के हमारे एडजस्टमेंट होने वाले हैं। ठीक है, इनको अपन 1 by 1 अपन पढ़ेंगे। फटाफट इसको उतार लीजिए आप जल्दी से। ये फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट देखो, एडजस्टमेंट अच्छे से समझना, क्योंकि एडजस्टमेंट सिर्फ आपके 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जहां पर भी आगे जाओगे हर जगह यूज में आने वाला है। और एक चीज और, ये का ये चैप्टर आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है, बता दूं। ठीक है, तो ये आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेंगे, और अकेला चैप्टर आपके 20 नंबर का है फर्स्ट ईयर में। इस बार नहीं, फर्स्ट ईयर में कंपनी 20 मार्क्स की है, फर्स्ट ईयर में पार्टनरशिप 20 नंबर की है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप देखें तो 20 नंबर की तो पार्टनरशिप, 20 नंबर की एनपीओ, और 20 नंबर के आपके कंपनी। 60 नंबर तो ऐसे ही आ गए अगर यहाँ अच्छे से पढ़ लो तो। लेकिन दिक्कत ही तो ये है, पढ़ते ही नहीं है। 12th तो हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। 12th में अकाउंटेंसी में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अब से भी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो गारंटी देता हूँ 70-80 से ऊपर ही जाएंगे, कम नहीं आएंगे अच्छे से पढ़ोगे तो। फर्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। अब देखो मैं आपको ये जब एडजस्टमेंट समझाऊंगा तो तीनों चीजें हम वापस अकाउंट्स में भी डील करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होगा, और बैलेंस शीट में क्या होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसको। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस पहले होता क्या वो समझ लो। ऐसा एक्सपेंस जो हुआ नहीं है, एक्रूड नहीं हुआ, अभी तक हुआ ही नहीं है, लेकिन हमने पहले ही पे कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या? यस, जैसे रेंट है, 2 महीने का रेंट मांगने के लिए आया था ओनर, मैंने उसको 3 महीने का दे दिया, क्या मैंने उसको 1 महीने का एक्स्ट्रा रेंट दिया? यस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड रेंट। क्या बोलेंगे? प्रीपेड रेंट। प्रीपेड शब्द खुद देखो ना, प्रीपेड यानी पहले ही पे कर दिया। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल ले अपन, अच्छा ये एसेट्स बनती है कि लायबिलिटी? हर चीज में जब भी आपको कोई पॉइंट पूछे ना, उसमें फील करो, सिर्फ फील ये करो कि क्या मेरा इसके ऊपर राइट है, मेरा अधिकार इसके ऊपर, वो आपके लिए एसेट्स है। और अगर किसी और का मेरे ऊपर अधिकार आ जाए तो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लायबिलिटी में ये भी देख सकते हो, हर वो चीज जिसका पेमेंट करना बाकी है, ठीक है, ड्यू पड़ा है, अभी तक हमने पे नहीं किया लेकिन हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग नहीं, मैं कह रहा हूँ एसेट्स है, लायबिलिटी है? लायबिलिटी। समझ गए? आउटस्टैंडिंग तो अभी हम वापस पढ़ने वाले हैं। तो एक्सपेंस में देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, प्रीपेड एक्सपेंस का। मैंने कहा एक रेंट जो है वो ड्यू हुआ, ड्यू यानी कि बकाया था। कितना बकाया था? 10,000 रुपये हर महीने का रेंट होता है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपये।
हम ये जो रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं साल के एंड में बनाते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमने कहा हमारा एक साल का रेंट होता है 1,20,000 और आपने एक्चुअल में पे कितना कर दिया, एक्चुअल पेड वास्तव में आपने चुका दिए 1,50,000 रुपए। तो देखो क्या मैंने 30,000 पे ज्यादा चुकाए? यस। कितने एक्स्ट्रा पे किए मैंने? 30,000। ये जो हमने 30,000 एक्स्ट्रा पे किए ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंस, या इसको मैं बोलूंगा प्रीपेड रेंट। एक्सपेंस का मतलब उसका नाम लिखना है, कौन सा एक्सपेंस है? रेंट है। तो क्या मैं 30,000 पे एक्स्ट्रा पे कर चुका हूं? यस। अब हम कह रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करना है अपने को अकाउंट्स के अंदर, किस तरीके से डील करेंगे? तो सबसे पहला हम अकाउंट बनाते हैं, कौन सा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बताओ, रिसिप्ट पेमेंट सबसे सिंपल सा अकाउंट है, ये सिर्फ इतना कहता है पैसा कितना आया और कितना गया, बस वो बताओ। बाकी माता बुढ़ी जो है ना 30 और 50 इससे मुझे मतलब नहीं है। हमने उसको कहा, मैंने कहा देखो बताओ कितना हमने पे किया इस बार? पे कितना किया? 1,50,000। फिर मैं उसको बोलूंगा, मैंने कहा देख भाई 1,20 ही होते हैं। बोला माता बुढ़ी नहीं करनी मेरे, मुझे तो इतना बताओ कितना चुकाया। मैंने कहा 1,50,000। बोला बस बात खत्म। माता बुढ़ी किससे करना? दादाजी से। दादाजी अभी मिलेंगे रास्ते में, ठीक है। पापा ने तो हमें सिर्फ इतना बोल रखा है, बेटा जो है वो बता दो मुझे। मैं कहा पापा देखो मैंने एक बार 1,50,000 पे चुका दिए, ठीक है। पेमेंट किया तो बताओ रिसिप्ट पेमेंट में कहाँ आएगा? ये रिसिप्ट साइड होती है और ये पेमेंट साइड होती है। अब इसी में अपन एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं। कई बच्चे कहेंगे सर ओपनिंग बैलेंस तो लिखो पहले, हम तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे, शो कहाँ करेंगे। तो पेमेंट में लिखूंगा और कितना लिखूंगा? बाय रेंट लिखना है सिर्फ। कितना रेंट पे किया? 1,50,000। ये यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। फिर हम आए आगे, किसके पास? दादाजी के पास। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये है हमारे दादाजी। ये हमें एक्सप्लेन करेंगे, कहेंगे बेटा इधर आ। मैंने कहा दादाजी इस बार मैंने 1.5 लाख रुपए रेंट पे किया, तो क्या करूं इसका? दादाजी बोलेंगे और तो समझा मुझे क्या है क्या नहीं। मैंने कहा पापा ने तो पूछा ही नहीं। बोला पापा तो यूं ही है, मुझे बता। मैंने कहा देखो दादाजी 10,000 रुपए हर महीने का रेंट बनता था, 12 महीने का अगर अपन देखें तो 1,20,000 पे रेंट बनता है। यानी क्या वास्तव में खर्चा 1,20,000 का ही हुआ? क्या मैंने 30,000 ज्यादा चुका दिए? यस। तो मैंने कहा दादाजी बताओ क्या करें, यहाँ क्या लिखूं? तो दादाजी ने कहा बेटा हम ये जो इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं ना, ये पूरे एक साल के वास्तविक प्रॉफिट या फिर लॉस के बेस पे बनाते हैं। एक्चुअल हमारे कितने खर्चे हुए, एक्चुअल खर्चे है ना, और एक्चुअल हम बनाते हैं इनकम कितनी उसके बेस पे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा दादाजी मैंने 1.5 लाख तो पे कर दिए, तो आप ही बताओ एक्चुअल क्या था? दादाजी कहेंगे बेटा एक्चुअल तो 1,20,000 ही था। ये जो 30,000 ये तो अगले साल के तूने चुका दी, तो इसका प्रॉफिट आप अगले साल के बेस पे कैलकुलेट करोगे। समझ में आ रहा है? दादाजी सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं जब अगले साल का प्रॉफिट निकालूंगा और अगले साल का कोई खर्चा मैं इस साल ही लिख दूंगा, तो क्या अगले साल का प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा? यस, अगले साल का प्रॉफिट इधर उधर हो सकता है। तो वो सिर्फ सिंपल सी चीज कहते हैं, वो कह रहे हैं बेटा मुझे तो सिर्फ इस साल की चीज बता जो होनी चाहिए थी। अब तूने पे कितनी की या नहीं की उससे मतलब नहीं है। जबकि ऊपर क्या पढ़ रहे थे अपन, पे कितना किया सिर्फ वो बताओ, ठीक है। जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वास्तव में बना कितना वो बताओ। हमने कहा दादाजी बने तो 1,20,000 ही है। तो उन्होंने बोला अब देख मैं तेरे को समझाता हूँ किस तरीके से अपने को लिखना है। ये होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें ये जो साइड होती है हमारी, ये होती है एक्सपेंडिचर की, यानी इधर एक्सपेंस आते हैं और इधर इनकम आती है, ठीक है। तो ये खर्चा है, खर्चा है तो कहाँ लिखना चाहिए? टू साइड में। मैं यहां लिखूंगा 2 में, और कितने लिखूंगा? 2 रेंट 1,50,000। सबर रखो। दादाजी कहेंगे बेटा ये क्या किया? मैं कहा दादाजी चुकाए तो 1.5 लाख है। बोला कर एडजस्टमेंट। अब मुझे यहाँ एडजस्टमेंट करना है। मैं यहाँ लिखूंगा तो पूरे 1,50,000, क्योंकि मैं जब अमाउंट उठाऊंगा तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हम रिसिप्ट और पेमेंट की हेल्प से इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाना है और यहाँ देखना रेंट कितना है, 1.5 लाख। तो एक बार तो 1.5 लाख लिखूंगा। अब दादाजी कहेंगे बेटा 30,000 तो अगले साल का था। मैंने कहा ठीक है दादाजी, ये लीजिए माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं से मैं माइनस कर दूंगा प्रीपेड रेंट। कितना था प्रीपेड? 30,000 प्रीपेड था। तो अब ध्यान से देखो, बाहर तो 1,20,000 ही आया। अगर मैं 1,20 लिखूंगा तभी तो मेरी फर्म का या हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा, क्योंकि हम तो एक्चुअल प्रॉफिट के बेस पे काम करते हैं। कल भी समझाया था, सिर्फ पैसा आने का मतलब इनकम नहीं है। मुझे किसी ने 10 लाख रुपए दिए, क्या मेरी इनकम हो गई?
नहीं हो सकता उसने लोन दिया हो। समझ में आ रहा है? तो ये इनकम नहीं होती। सिर्फ पैसा प्राप्त होना इनकम नहीं है, हमें फर्दर सोचना पड़ेगा कि क्या वास्तव में खर्चा कितना हुआ, क्या वास्तव में इनकम कितनी हुई। यहां तक पॉइंट क्लियर है? पक्का? अभी तो इनकम एक्सपेंडिचर बना है, क्या इस चीज को बैलेंस शीट में भी कुछ आएगा? ध्यान से देखना इस पूरे पॉइंट को कि बैलेंस शीट में क्या होगा। इन तीनों चीजों में से क्या कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटी बनी? कौन सी? एसेट्स बन गई? पक्का? क्यों एसेट्स बनी? हमने पहले ही पे कर दिया, तो इसके ऊपर मेरा राइट है, मेरा अधिकार है। हो सकता है मैं रेंट उससे हाथों हाथ मांग लूं, भाई 30,000 वापस दे, वो मना नहीं कर सकता क्योंकि खर्चा हुआ ही नहीं है। तो ये जो 30,000 बन गए ना, ये आपके लिए बन जाती है क्या? एसेट्स। और इसको मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखूंगा। ये होती है एसेट साइड और ये होती है लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में लिखेंगे और क्या लिखेंगे? प्रीपेड रेंट। कितना? 30,000। ये हो गया एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ये जो मैं आपको 1 बाय 1 एडजस्टमेंट करा रहा हूं ना, ये आपके एडजस्टमेंट सारे क्वेश्चंस में आने वाले हैं। जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें सेम यही लाइन लिखेगा ऊपर जैसे हमने लिखा, लेकिन वो लैंग्वेज में लिखेगा कि रेंट ड्यू हुआ 10,000 पर मंथ, एक्चुअल पेड था 1,50,000। तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि 30,000 क्या है, फिर हमें सोचना पड़ेगा कि 30,000 में से इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। कोई डाउट है यहां तक? पक्का? उतारो। अब सेकंड पॉइंट अपन देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंस से रिलेटेड प्रीपेड एक्सपेंस। तो इजीली समझ में आया? हमें तीनों में ये देखना, अगर आप ये तीनों में सब एडजस्टमेंट सीख गए ना, तो देखो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। बच्चे सबसे ज्यादा इन्हीं एडजस्टमेंट से ही डरते हैं इस चैप्टर में, है ना, और इतना डरते हैं कि इस चैप्टर को छेड़ते ही नहीं है क्वेश्चन को एग्जाम में। डरने की जरूरत ही नहीं है, सबसे इजी सब्जेक्ट ही अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं अदत्त व्यय। अदत्त व्यय, ये कौन से एक्सपेंस होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जो हो तो गया, खर्चा तो हो गया, लेकिन हमने चुकाए नहीं अभी तक। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंस जो हो तो गए हो या एक्रूड हो गए, एक्रू हो गए बट नॉट पेड। ठीक है, या एक्रू की जगह आप ड्यू लिखो, ज्यादा बेटर, नहीं तो एक्रू को आप एक्रूड से लिंक कर दोगे। ड्यू बट नॉट पेड, यानी दे हो गया लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, फील करो जरा, ये एक्सपेंस है कि सॉरी एसेट्स है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी, क्योंकि पे करना बाकी है अभी तक। ठीक है, तो इसको भी साथ साथ में यहाँ लिखते रहना, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है। अब बात आती है कि इसके एडजस्टमेंट को किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं वापस रेंट का ही, एक ही एग्जाम्पल लेता हूं ताकि थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। बताओ, पिछले वाले में हमने यही पढ़ा था, रेंट हर महीने का कितना था? 10,000। तो पूरे 12 महीने का रेंट कितना होगा? 1,20,000। हमने कहा हमारा रेंट ड्यू हो गया 1,20,000, और आपने पे कितना किया? पेड हमने पे किया है 80,000। अब मुझे बताओ वास्तव में खर्चा हुआ कितना था? 1,20,000। हमने पे कितना कर दिया? 80,000 तो चुका दिया, 40,000 अभी भी चुकाने बाकी। तो जो एक्सपेंस बाकी होते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये जो हमारे एक्सपेंस होंगे ये हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये बिजनेस के लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी। ठीक है, अगेन बात करते हैं अपन तीनों अकाउंट्स की। फर्स्ट अपन बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। कौन बताएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में पहले तो ये चीज आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि रेंट क्या है? रिवेन्यू टाइप का खर्चा है, चाहे रिवेन्यू हो या कैपिटल हो सभी आता है यहाँ। तो अगर हमने पेमेंट किया तो यहाँ आएगा। अब बताओ, पेमेंट किया है तो रिसिप्ट में आएगा कि पेमेंट में? पेमेंट में। एक चीज तो क्लियर हो गई, बाई साइड में आएगा। अब बात करते हैं कितना आएगा, 1, 20, 80 या 40? कितने आएंगे? 1, 20, 80 या 40? 80,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आता है? हमने जो पे कर दिया, मैंने उसको समझाया, मैं उसको अपने पास बैठा है, मैंने कहा देख भाई 1, 20 होता है, 80 चुका दिया। वो क्या बोलेगा? चुप हो जा, मेरे से माताफोड़ी करनी नहीं। ठीक है, पापा ने क्या बोला? बेटा मुझे तो सिर्फ ये बता कितना आया और कितना गया, माताफोड़ी दादाजी से करना। मैंने कहा ठीक है पापा, 80,000 दिए, बात खत्म। ठीक है, तो 80,000 दिए ना, लिख दो। ठीक है, यानी तिजोरी में से कितने निकालने इस बार?
इस बार तिजोरी में से निकालने हैं 80,000 बस। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो एक चीज क्लियर हो गई, जो हम एक्चुअल रिसीव करते हैं या पे करते हैं वही अमाउंट यहाँ आता है। ठीक है, अब मैंने कहा हम आगे गए तो कौन मिले, और वो हमें कहेंगे बेटा इधर आ, बैठ, चाय वाय पी, और फिर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, कहानी सुनाएंगे उनको पूरी। हमने कहा दादाजी देखो इस बार हमने जो बिल्डिंग ले रखी थी उसका किराया 1,20,000 बना 10,000 के हिसाब से 12 महीने का, और मैंने चुकाया अभी तक 80,000 ही है, तो बताओ मैं क्या करूं। तो दादाजी क्या कहेंगे, दादाजी कहेंगे बेटा जब हम इस साल की इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वास्तविक खर्चा लिखेंगे, खर्चा हुआ कितना, पे किया उससे मतलब नहीं। अब मुझे बताओ यहाँ कितने लिखूं मैं, 1,20,000। अब लिखने का तरीका क्या है, अभी भी क्या समझाया था, जब भी इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे रिसिप्ट एंड पेमेंट से अमाउंट उठाना है। अब बताओ ये एक्सपेंस साइड होती है और ये इनकम साइड होती है ना। अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखूं तो यहाँ तो 80,000 ही लिखा हुआ, तो एक बार तो मुझे यहाँ 80 लिखना पड़ेगा। क्या लिखूंगा, टू रेंट पेड कितने 80,000। मैंने कहा दादाजी हमने तो 80 दिए। बोला 80 थोड़ी हुआ, वास्तव में खर्चा तो 1,20 हुआ था ना। मैंने कहा हाँ, तो बोला इसमें जोड़। ठीक है, तो हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना पे किया हमने, सॉरी कितना ड्यू था, 40,000। तो हमने कहा बाहर अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। एक चीज तो क्लियर है, पिछले वाले में भी 1,20 था, इस बार भी 1,20 है, तो यहाँ अमाउंट 1,20 ही आ रहा है। ना प्रीपेड का इस पे कोई इफेक्ट पड़ता है ना आउटस्टैंडिंग का। तो एक चीज अच्छे से क्लियर करना कि वास्तव में हुआ कितना वो एक्सपेंस हम लिखते हैं यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में। चुकाया कितना उससे मतलब नहीं, चुकाया कितना जो कहां देखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। ठीक है, कोई डाउट, पक्का। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो 40,000 है ये लाइबिलिटी बन गई, यस ये हमारे लिए क्या बन गई, लाइबिलिटी। और जब लाइबिलिटी बन गई तो अब हमें बैलेंस शीट में भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा, एसेट्स में या लाइबिलिटी में, ये कौन सी साइड होती है, लाइबिलिटी, और ये होती है एसेट साइड। तो लाइबिलिटी में हम लिखेंगे कितने, 40,000। क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। मैं आगे से आउटस्टैंडिंग को ओएस लिखूंगा। ठीक है, आपको ओएस नहीं लिखना, आपको आउटस्टैंडिंग पूरा लिखना है। कोई डाउट है यहां तक, पक्का, छापो। थर्ड एडजस्टमेंट है हमारे पास में एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम जिसे हिंदी में हम बोलेंगे उपार्जित आय। ठीक है, लिखो इसको, उपार्जित आय होती क्या है, ऐसी आय जो वर्ष के दौरान कमा ली गई, ब्रैकेट में लिखना है ना ड्यू, परंतु अंत तक प्राप्त ना हुई हो। ठीक है भाई, हाँ ये कौन सी इनकम होती है, ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली लेकिन अभी तक मिली नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉयर है जो कहीं काम करता है, उसको सैलरी मिलनी चाहिए थी 12 महीने की। वो जब अपने मालिक के पास गया सैलरी लेने के लिए, उसने बोला साहब सैलरी दो, तो उसको सिर्फ उन्होंने 8 महीने की सैलरी दी। तो क्या उसने वास्तव में कमा तो 12 महीने के लिए सैलरी, यस, लेकिन मिली कितनी, तो क्या 4 महीने की अभी भी बाकी है। तो ये जो बाकी है ना, ये कहलाएगा क्या, एक्रूड इनकम। ठीक है, बट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ये सैलरी के बाद बेस पे अपन इनकी बात की नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरी इनकम देखते हैं। सपोज कीजिए इन्होंने किसी को लोन दे रखा है ना, तो लोन दे रखा है कितने का, एग्जाम्पल लेते हैं, इन्होंने किसी को लोन दे रखा है 20 लाख रुपए का। ठीक है, 10% लोन है, इसका मतलब क्या होता है, इस लोन के ऊपर 10% पर एनम 1 साल का ब्याज मिलना चाहिए इनको। समझ गए, तो जब इनके नाम के आगे जो रेट दे रखी हो ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसके ब्याज की दर को। ठीक है, तो हमने कहा हमने 10% लोन दिया हुआ है किसी को 20 लाख रुपए का, तो क्या मुझे हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ब्याज, इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल, रिसीव होने योग्य। 20 लाख का 10% कितना आएगा, 2 लाख रुपए हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। ठीक है,
हमने हमारा आदमी उसके घर भेजा, हमने कहा इंटरेस्ट बन गया आपका 1 साल का, कितना बना 2 लाख रुपए दे दो। तो उसने हमारे आदमी को वास्तव में इंटरेस्ट कितना दिया, यानी हमें इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ। रिसीवेबल और रिसीव में फर्क है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्चुअल रिसीव है, वास्तव में मिला कितना। उसने बोला साहब इस बार कंडीशन थोड़ी टाइट है, 1.5 लाख रुपए ले जाओ। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो देखो मैंने वास्तव में कमाया कितना है पूरे 1 साल में, मैंने कमाया तो 2 लाख है, कमा तो लिया हमने, लेकिन मिला नहीं। कई लोग तो कमाने को भी मिलना मान लेते हैं। कमाया तो मैंने वास्तव में 2 लाख रुपए, कमाया कि नहीं कमाया, सोचो जरा। साल के एंड तक कमा तो लिया, लेकिन क्या मिल गया? मिला उसमें से 1.5 लाख रुपए। ये तो हमने अर्न किया है कितना? 2 लाख। मिला कितना? 1.5 लाख। तो 50,000 की ऐसी इनकम जो मैंने कमा ली, अर्न कर ली, लेकिन रिसीव नहीं हुई, प्राप्त नहीं हुई अभी तक, ठीक है। ये जो इनकम होती है इसी को अपन बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो ये क्या आ जाएगा? एक्रूड इंटरेस्ट। समझ में आया पॉइंट? ये लोन हमने दिया लिया नहीं है, दिया है लोन, इसको लाइबिलिटी मत मान लेना। हमने किसी को लोन दिया तो मेरे लिए एसेट्स बन गई, पता है। मैं अगर किसी को लोन दूंगा तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अब हमने कहा कि हमें 50,000 रुपये मिलने अभी तक बाकी है, जो आपने कमा तो लिए, ठीक है। अब जरा फील करके बताओ, एक्रूड इंटरेस्ट एसेट्स होती है कि लाइबिलिटी? एसेट्स। क्यों? यस, इस पे हमारा राइट है। मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई ऐसे कैसे काम नहीं चलेगा, 2 लाख कमाए हमने, 2 लाख तेरा ब्याज बनता है, 1.5 लाख रुपए तू दे रहा है, क्या वो मुझे देगा और मैं चुपचाप चलाऊंगा? 2-4 बातें सुना के आएंगे। क्यों सुनाएंगे? क्योंकि मेरा अधिकार है, सुना सकते हैं अपन, ठीक है, और वो सुनेगा भी। तो इसका मतलब ये जो 50,000 है ये हमारे लिए बन जाती है एसेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं वापस 3 अकाउंट्स की। सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पिताश्री के पास, और पिताश्री को जाके कहेंगे पापा 1.5 लाख रुपए आ गए, है ना। मांगता था 2 लाख, 1.5 दिए, पापा बोले माथा फोड़ी नहीं करनी। मिले कितने? मैंने कहा 1.5 लाख, छाप दे बस, माथा फोड़ी किससे करना? तो यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट सिर्फ क्या सोचता है? आया कितना या गया कितना, बस। वास्तव में कितना आया, वास्तव में कितना गया, कितना बना या नहीं बना, वो बड़े से माथा फोड़ी करनी है अपने को, ठीक है। तो हमने कहा ये रिसिप्ट साइड होती है और ये पेमेंट साइड होती है, ठीक है। बताओ रिसिप्ट कितनी हुई है? 2, इंटरेस्ट कितना? 1,50,000, ठीक है। यहाँ तो सोचना ही नहीं है, जितना वास्तव में मिला वो लिख दो। फिर हम जब आगे जाएंगे तो मिलेंगे अपने को दादाजी, और दादाजी कहेंगे बेटा इधर आ जा, बैठ और चाय वाय पी और मुझे समझा के जा रामायण क्या थी। मैं कहा दादाजी देखो, हमने किसी को लोन दिया था 20 लाख का, जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट बनता है, यानी 1 साल का इंटरेस्ट बनता कितना है? 2 लाख रुपए। मैं उसके पास जब मांगने गया तो उसने 1.5 लाख ही दिए, ठीक है। तो बताओ अब मुझे वास्तव में प्रॉफिट जब निकालना है इस साल का, तो मैं कितने लिखूं? 2 लाख या 1.5 लाख? 2 लाख लिखेंगे, 2 लाख। अब लिखने का तरीका, ठीक है। दादाजी कहेंगे बेटा पापा ने कितने बताए थे? मैंने कहा 1.5 लाख। बोला एक बार वो तो लिख। तो यानी कि जब भी हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, ठीक है। किस अकाउंट से? रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर की शुरुआत करनी है। इसका मतलब अमाउंट कहां से उठाऊंगा? अब मुझे बताओ ये इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम तो कहां जाएगी? 2 में कि बाई में, ठीक है। कई बच्चे इसको याद कर लेते, 2 है तो बाई में डालो, बाई है तो 2 में डालो, है ना। रट्टे मार लिए सर अपने, रट्टे मारोगे नहीं। बाय इंटरेस्ट। अब लिखने का तरीका, मैंने कहा अमाउंट कहां से उठाओगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट से। तो हम यहां लिखेंगे 1,50,000। फिर दादाजी कहेंगे बेटा देखो, अगर हम वास्तव में प्रॉफिट की गणना करें, कैलकुलेट करें, तो वास्तव में तो 1,50,000 इनकम आपको प्राप्त हुई है। होनी कितनी चाहिए थी? मैंने कहा 2 लाख होनी चाहिए थी। बोला तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा इस साल का। वो अब नहीं देगा तो कभी ना कभी तो देगा। तो उन्होंने बोला कि वास्तव में तेरा प्रॉफिट हुआ कितना? मैंने कहा देखो वास्तव में तो 2 लाख होना चाहिए था, 1.5 लाख ही दिए। बोला जब इनकम में लिखेंगे तो पूरे 2 लाख लिख। हुआ कितना? वास्तव में कमाया कितना? ठीक है। मैंने कहा ठीक है, काम करते हैं, क्या इसमें मैं ऐड कर दूं एक्रूड इंटरेस्ट जो बाकी था, कितना? 50,000। तो हमारे पास बाहर आ जाएगा 2 लाख। कोई दिक्कत है यहां तक? तो थोड़ा क्लियर हो रहा है पॉइंट कि इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाना चाहिए, जो पूरे साल का वास्तव में बना, ना कि हुआ कितना, ठीक है, या हमने पे कितना किया। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में क्या जाना चाहिए? इनमें से क्या एसेट्स और लायबिलिटी बनी? हमने कहा ये तो इनकम है,
इनकम एसेट्स लाइबिलिटी नहीं होती है। ये जो 50,000 है इसके ऊपर अभी भी मेरा राइट है, और मेरा राइट है तो मेरे लिए एसेट्स बन गई, और एसेट्स बन गई तो उसको मुझे एसेट साइड में लिखना है, और यहां लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट। कितना, 50,000 रुपए। ये हो गया इसका एडजस्टमेंट। समझ गए? अच्छा एक चीज क्लियर करिए आपने, क्या एक्रूड और आउटस्टैंडिंग दोनों का ही मतलब बकाया होता है? आउटस्टैंडिंग, फर्क ये है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यानी वो खर्चा जो हो गया लेकिन अभी तक मैंने चुकाया नहीं है, बाकी पड़ा है। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो मैंने कमा ली है लेकिन प्राप्त नहीं हुई, बाकी पड़ी है, वो लायबिलिटी बन जाती है, एसेट्स। लेकिन मैं फिलहाल बाकी की बात कर रहा हूं। क्या दोनों ही चीजें बाकी है? एक्सपेंस बाकी है तो आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, इनकम बाकी है तो एक्रूड बोलते हैं। और पता है जो चीज बाकी होती है उसको हमेशा जोड़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमने जोड़ा था यहाँ, उसी तरीके से एक्रूड इनकम को भी जोड़ते हैं, और जो ज्यादा पे कर देते हो एक्रूड के अलावा प्रीपेड जो था, प्रीपेड में हमने क्या किया था, माइनस किया था। तो इससे और एक पॉइंट आपके क्लियर हो गई कि जब भी कोई चीज बाकी होगी उसको हमेशा इस इनकम या इस रिसिप्ट या पेमेंट में जोड़कर दिखाना पड़ेगा, और अगर कोई चीज आपने ज्यादा पे कर दी तो इस रिसिप्ट या पेमेंट में से माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब उतारो इसको। ऐसी आय जो वर्ष के दौरान दे नहीं हुई, ड्यू नहीं हुई है मतलब दे तो नहीं हुई, परंतु अग्रिम रूप से प्राप्त कर ली गई हो, अग्रिम रूप से प्राप्त कर ली गई हो, अनुपार्जित आय कहलाती है। समझो भाई इसको। क्या करोगे इसमें? एसेट्स है कि लायबिलिटी? फील करो इसको। कैसे? क्योंकि हमने अभी कमाई नहीं है। यस, ये वो इनकम होती है जो हमने कमाई नहीं, अर्न नहीं करी अभी तक, ठीक है, लेकिन पहले ही प्राप्त हो गई। कई दानवीर लोग होते हैं ऐसे, जैसे से मैं अगर आपको लोन वाला एग्जांपल लूं, चलो लोन को हटाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कमीशन। आपको किसी से कमीशन रिसीव होना चाहिए था, यानी कि ड्यू था कमीशन। एग्जांपल, कमीशन ड्यू था 5 लाख रुपए, ठीक है, आप कोई कमीशन का काम करते हो, कमीशन मिलना चाहिए था आपको कितना, 5 लाख रुपए, और मैंने कहा एक्चुअल में कमीशन रिसीव हो गया, एक्चुअल रिसीव वास्तव में प्राप्त हो गया 6 लाख रुपए। कैसा हो सकता है? उसने बोला 1 लाख एडवांस रखो, अगले साल एडजस्ट कर लेंगे, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कई बार हमें इनकम ऐसी भी होती है जो रिसीव होनी चाहिए थी कितनी, 5 लाख, लेकिन वास्तव में रिसीव हो कितनी गई, 6 लाख। तो क्या मुझे ज्यादा मिल गए? यस, मुझे ज्यादा मिल गए। कितने ज्यादा मिले मुझे? 1 लाख रुपए। क्या ये 1 लाख मैंने कमा लिए? क्या कमाई नहीं है अभी तक, कमाए तो सिर्फ 5 लाख ही थे जो मुझे मिल चुके हैं। एक्स्ट्रा जो 1 लाख है वो अभी तक मैंने कमाया नहीं, अर्न नहीं किया, लेकिन पहले मुझे मिल गया। इसी चीज को अपन बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, और इसी चीज को दूसरा वर्ड और बोल सकते हैं, रिसीव इन एडवांस। क्या ये एडवांस में मिल गया आपको? यस, ठीक है। अग्रिम प्राप्ति भी बोला जाता है इसको, आपके ये वर्ड आया हुआ इसलिए लिखवा रहा हूं, अग्रिम प्राप्ति, एडवांस मिल गया। अब मुझे बताओ, क्या आपने वास्तव में कमाया था? नहीं, लेकिन पहले ही मिल गया, तो क्या वो वापस मांग सकता है आपसे? कभी भी मांग सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मेरे ऊपर राइट आ गया। समझ गए? तो ये एसेट बन गई कि लायबिलिटी? लायबिलिटी, लायबिलिटी, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब ये पॉइंट सबके सब आप मुझे बताएंगे किसमें क्या अमाउंट आएगा, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, बिना कुछ आप मुझे एक्सप्लेन किए, मुझे सिर्फ ये बताएंगे किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन। चलो अभी देखते हैं। वेरी गुड, पहला ही आंसर निकम मैंने गलत बता दिया। रिसीव हो रहा है और आप इसको पेमेंट में डाले जा रहे हो, कैसे 10 नंबर आएंगे बताओ? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम, ये रिसिप्ट साइड होती है और ये पेमेंट साइड होती है। तो सबसे पहले तो देखो कि वो रिसीव हो रहा है कि पे कर रहे हो। रिसीव हो रहा है। हम सबसे पहले कहाँ गए? पापा के पास। पापा ने क्या बोला? मैंने कहा पापा देखो इस बार 5 लाख बनते थे, 6 लाख मिले। पापा क्या बोलेंगे? माताबड़ी नहीं करनी। कितने मिले ये बता। मैंने कहा 6 लाख मिले, छाप दे। माताबड़ी किससे करना? दादाजी से। बस, तो हमने कहा साहब रिसीव हुए हमें इस बार, और रिसीव क्या हुआ? कमीशन। तो क्या लिखेंगे? टू कमीशन।
सीधे कितने, सॉरी मैंने 5 लिख दिया, 6 लाख वास्तव में मिले कितने, 6 लाख। फिर जब हम जाएंगे दादाजी के पास तो दादाजी कहेंगे बेटा इधर आ, बैठ, चाय वाय पी। अब मुझे समझा क्या माता हुई थी। मैंने कहा देखो दादा 5 लाख मिलने चाहिए थे, वास्तव में मुझे 6 लाख मिल गए, 1 लाख ज्यादा मिल गया। तो दादाजी क्या कहेंगे बेटा इस बार की जो कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट की, तो हम तो वहां पर लिखते हैं वास्तव में हमने कमाया कितना है। ज्यादा तो कुछ भी मिल सकता, 50 लाख एक्स्ट्रा मिल गए, क्या वो इस साल की इनकम है क्या, वो तो अगले साल की होगी ना, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मिला है। तो वो कहेंगे कि इस साल की इनकम क्या है। मैंने कहा दादा इस साल की तो 6 लाख की है, सॉरी इस साल की इनकम 5 लाख की है। अब वो क्या कहेंगे कि अमाउंट कहां से उठाना अपने को, रिसिप्ट एंड पेमेंट। यानी दादाजी कहेंगे बेटा पहले तो जा पापा के पास और वहां से जो अमाउंट है वो लेके आ जा, फिर एडजस्टमेंट करते हैं। मैं कहा ठीक है, ये इनकम साइड होती है और ये एक्सपेंस साइड होती है। तो उन्होंने कहा जा अमाउंट तो लिया, मैं अमाउंट लेके आ गया कितने, पूरे 6 लाख। बोला अब कर इसमें एडजस्टमेंट। उन्होंने बोला 6 लाख में से वास्तव में तेरी इनकम इस साल की 5 ही होनी चाहिए थी, 1 लाख तो ज्यादा लिख दिया तूने, हटा दे उसको यहाँ से। हमने कहा ये लीजिए, माइनस कर देंगे अनर्ड, कितना, 1 लाख, तो बाहर अमाउंट आ जाएगा कितने, 5 लाख। क्या आप एक चीज समझ पा रहे हो, प्रीपेड और अनर्ड दोनों का मतलब एडवांस होता है। प्रीपेड यानी कि वो एक्सपेंस जो हुआ नहीं आपने पहले ही चुका दिया, और अनर्ड इनकम वो इनकम जो कमाई नहीं पहले ही प्राप्त हो गई, यानी दोनों में एडवांस बढ़ाता है। और एडवांस वाली चीजें हमेशा माइनस की जाती है। प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस करते थे और अनर्ड भी माइनस करते हैं। तो इससे एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, अनर्ड इनकम हमेशा माइनस होगी और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होंगे। एक्रूड इनकम हमेशा जोड़ी जाएगी और आउटस्टैंडिंग इनकम हमेशा जोड़ी जाएगी। यानी जो बकाया है उसको जोड़ो, जो एडवांस है उसको माइनस करो। सिंपल सा एक लॉजिक और समझा दी मैंने आपको। बैलेंस शीट में क्या आएगा, क्या आएगा, कितने रुपए लिखूं, 5 लाख, 6 लाख या 1 लाख, 1 लाख। एडवांस में कितना मिला, 1 लाख। और ये हमारे लिए एसेट्स बनेगी या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, क्योंकि हमने कमाया नहीं है, पहले ही मिल गया। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसको, रिसीव इन एडवांस, या अच्छा वर्ड और लिखे तो अनर्ड कमीशन, कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है, यहां तक करो, फिर और पॉइंट्स करते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करना। हम यहां पर 4 एडजस्टमेंट तो देख चुके हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और अनर्ड इनकम। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एडजस्टमेंट है जो इस चैप्टर में आने वाले हैं। अब इस पे एक बार वापस थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं और अब मुझे आंसर इसका आप देने वाले हैं। ठीक है, मैंने कहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और अनर्ड इनकम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर में इसका करेंगे क्या। सिर्फ ये बताना जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, ऐड करना है या फिर लेस करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते हैं, ऐड या लेस, सोच के जवाब दें। बकाया लेस करते हैं, बकाया तो ऐड करते हैं। सोचो खुद कि कोई खर्चा बाकी था, हमने कम दिया तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो कम आया, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में तो ज्यादा आना चाहिए था, तो जोड़ के दिखाना पड़ेगा ना। तो इनकम एक्सपेंडिचर में जहां पर वर्ड आ जाए ना हमारे पास में, क्या बकाया है, बकाया का मतलब क्या होगा, बकाया मतलब बाकी है, अभी मिलना बाकी है या पे करना बाकी है। एक्सपेंस है तो पे करना बाकी है, और अगर इनकम है तो रिसीव होनी बाकी है। एक्रूड इनकम कौन सी इनकम थी, ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली, अर्न कर ली, लेकिन अभी तक मिली नहीं है, उसी को तो क्या बोलते हैं, एक्रूड। तो दोनों बकाया होते हैं, इसलिए इनको जोड़ते हैं, ये याद रखना। और ये दोनों जो होते हैं वो एडवांस होते हैं, इसलिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो हमने सर कुछ तो रट्टा मार लिया। क्या रट्टा मारा, बकाया है तो जोड़ो, एडवांस है तो लेस करो। ठीक है, अब बात करते हैं बैलेंस शीट में ये एसेट्स होती है, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एसेट्स या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, क्योंकि चुकाना बाकी है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया, तो हमारा राइट है उसके ऊपर। एक्रूड इनकम एसेट्स और अनर्ड इनकम लाइबिलिटी, क्योंकि पहले ही मिल गया। यहां तक कोई डाउट है, पक्का, वापस बताओ फटाफट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जोड़ेंगे कि घटाएंगे, एक्रूड इनकम,
एक्रूड इनकम, रुको माइनस करेंगे, ये क्या है? जोड़ेंगे। कंफ्यूज ही हो तो देखो, जहां पर ये तो चीज मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो जिन बच्चों को ज्यादा दिक्कत आ रही है कि सर जोड़ें या घटाएं, तो आप सीधा से याद कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जहां अटक जाओ ना वहां पर अपने उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले जाना, जो अभी मैंने माथाफोड़ी करी थी। मैं चाहता तो स्टार्टिंग में आपको पहले लिखवा देता, मैंने कहा बेटा ये जोड़ो ये घटाओ, ये जोड़ो ये घटाओ, है ना, लेकिन मुझे पता है उससे आप रट्टेमार बन जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो इससे पहले वाले पॉइंट सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो जहां पर सिंपल सा लॉजिक फिर समझा देता हूं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बकाया है या बाकी है, अब चाहे मिलना हो या पे करना हो, हमेशा जोड़ते हैं। और एडवांस आ जाए जहां पर भी वर्ड, एडवांस चाहे एक्सपेंस हो या इनकम, लेस करते हैं। अब क्या है इसके अंदर बताओ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मिलना बाकी है, सॉरी भुगतान करना बाकी है, इनकम मिलनी बाकी है, दोनों को जोड़ो। प्रीपेड एक्सपेंस पहले ही चुका दिया, अनर्ड इनकम पहले ही मिल गई, तो एडवांस है, लेस करो। कोई डाउट? अब छोटा सा पॉइंट और डाउट आपके अब आने वाला है, डाउट ये आने वाला है कि क्या हमारे पास में साल के स्टार्टिंग में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं और साल के एंड में भी हो सकते हैं? स्टार्टिंग का मतलब समझते हो? पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। हो सकता है पिछले साल के क्लोजिंग में भी कुछ आउटस्टैंडिंग हो तो वो अगले साल के ओपनिंग में भी तो आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और इस साल के एंड में भी हो सकते हैं तो वो अगले साल के ओपनिंग में जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो हमारे पास में अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनर्ड, ये हमारे पास में ओपनिंग भी हो सकता है एंड क्लोजिंग भी हो सकता है। अब दोनों रिवर्स होंगे। अगर क्लोजिंग ऐड होता है तो ओपनिंग लेस होगा, ठीक है? अगर ओपनिंग ऐड होता है तो क्लोजिंग लेस होगा। याद रहेगा? उल्टा करना है, क्यों? क्योंकि वो पिछले साल की चीज थी और कुछ चीजें अगले साल की है ना। तो अगर क्लोजिंग ऐड होगा तो ओपनिंग लेस होगा, और अगर ओपनिंग ऐड होगा तो क्लोजिंग लेस होगा। कोई डाउट? हमने जो पढ़े ये सारे हमने पढ़े क्लोजिंग, साल के एंड में कितने बाकी थे, साल के एंड में कितना एडवांस मिल गया, साल के एंड में हमने कितना प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, है ना, और साल के एंड में कितना मिलना बाकी है। ये चार चीजें हमने जो पढ़ी ना, ये सब किसकी पढ़ी? क्लोजिंग की। यानी कि जो चीजें आपको याद रखनी ना, एड लेस, ये कौन सी थी? क्लोजिंग की थी। अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बकाया, बकाया जुड़ता है, ओपनिंग में लेस होगा, ठीक है? एडवांस है तो लास्ट में क्या होता है? लेस होता है। अच्छा, सिंपल सा समझ भी सकते हो वैसे कि एडवांस है यानी जो नहीं होना चाहिए था वो मिल गया, या जो नहीं पे करना चाहिए था वो पे कर दिया, हटा दो यहां से, बात खत्म। इसलिए क्या करेंगे? लेस। आउटस्टैंडिंग है मतलब बाकी है, लेकिन हमें तो लिखना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम एक्सपेंडिचर में बाकी है तो वापस जोड़ो। कौन सा? क्लोजिंग वाला। ओपनिंग में उल्टा होगा। याद रहेगा पॉइंट? पक्का? नहीं, बस इतना ही है, वह और है ही नहीं इसमें। इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, वापस बताओ, क्लोजिंग जोड़ना है और ओपनिंग लेस करना है, ठीक है? तो ये मैंने कहा था ना आपको, एक क्लोजिंग बता रहा हूं, तो अगेन बताओ यहाँ पर क्लोजिंग क्या होगा? माइनस, तो ओपनिंग क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ये अगर क्लोजिंग क्या होता है? प्लस, तो ओपनिंग क्या होगा? माइनस। और ये अगर क्लोजिंग क्या होता है? माइनस, तो ओपनिंग क्या होगा? प्लस। ठीक है? कोई डाउट? आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग क्या होता है? क्लोजिंग प्लस। एक्रूड क्लोजिंग क्या होता है? प्लस, तो ओपनिंग क्या होगा? माइनस। सिंपल है। अगर आपको बकाया वाला पॉइंट याद है तो क्लोजिंग वाला हमें याद है ही, क्लोजिंग में तो लेस करना है तो ओपनिंग में ऐड करना है। प्रीपेड क्लोजिंग ओपनिंग, वेरी गुड। अनर्ड क्लोजिंग ओपनिंग, याद हो गया? शाबाश, उतार लो ये भी एक, ठीक है? और बाकी पढ़ेंगे अपन कल।